माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि यदि उनकी आज्ञा हो तो शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है: श्री भूपेंद्र चौधरी, श्री मनोज पांडे। माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री मनोज पांडे जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है: श्री अजीत सिंह पाल, श्री सोमेंद्र तोमर। माननीय श्री अजीत सिंह पाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें।
मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो कि विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतोषित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सोमेंद्र तोमर जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री कैलाश सिंह राजपूत, श्री सुरेंद्र दिलेर, श्री हंसराज विश्वकर्मा। माननीय श्रीमती कृष्णा पासवान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के किसी सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री कैलाश सिंह राजपूत जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुरेंद्र दिलेर से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। माननीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पूरा अब नवनियुक्त माननीय मंत्रीगण माननीय राज्यपाल महोदया एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेंगे और उसके पश्चात एक ग्रुप फोटो होगी।
की जय जय श्री राम। माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि यदि उनकी आज्ञा हो तो इस शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से इस समारोह का समापन किया जाता है। तो सीधे अपने संवाददाता बसंत मिश्रा का रुख करेंगे। बसंत, जिस तरीके से 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली है और 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है, 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कितनी मजबूत टीम यहां पर फिलहाल आपको दिखाई दे रही है? आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, क्योंकि लंबे समय से मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया था, लेकिन आज राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें करीब 6 नए चेहरों को शपथ दिलाई गई, जिसमें से 2 मंत्रियों का उनके जो पहले से राज्यमंत्री थे उनको प्रोत्साहन देकर के स्वतंत्र प्रभार का प्रभाग दिया गया। कहीं ना कहीं 2027 की वोटों के लगातार बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई जा रही थी। चेहरों जो नए चेहरे शामिल किए गए हैं, इसमें से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी और वहीं पर जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे को कैबिनेट के विस्तार में शामिल किया। साथ में जो नए चेहरे जिसमें कृष्णा पासवान को बनाया गया, जो फतेहपुर से आती है, दिल्ली से आती है, तो कहीं ना कहीं तमाम सारे जो नए चेहरों को शामिल किया गया है। जाति समीकरणों को देखते हुए मंत्रिमंडल में को दिखा दिया गया है। बिल्कुल बसंत, और यहाँ पर अगर हम देखें जातीय समीकरण का हिसाब लगाएं तो किस हद तक उन जातीय समीकरण को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? जो 6 नए मंत्री बनाए हैं तो कितना प्रभाव जनता पर पड़ सकता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा वो क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल जैसे कैलाश राजपूत को कन्नौज से आते हैं, जहाँ पर अखिलेश यादव वहाँ के सांसद भी हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग को आते हैं, जहाँ पर अखिलेश यादव वहाँ से सांसद भी हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग को बीजेपी ने अपने फेवर में करने की कोशिश की। और वही बात की जाए एससी से, चूँकि कृष्णा पासवान जो फतेहपुर से आती हैं, एक दलित समुदाय से आती हैं, वहाँ पर चूँकि दलित पिछड़ा वर्ग बहुत, उसको वहाँ से मंत्री बनाया गया है ताकि जो दलित वर्ग जो इधर उधर न भटके उनको साधने की कोशिश के। साथ में अगर बात की जाए उधर दक्षिण भूपेंद्र चौधरी की जाट समुदाय की, तो भूपेंद्र चौधरी को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी में चारों और बात थोड़ा ब्राह्मण नाराज चल रहा था, इसीलिए मनोज पांडे को जगह दी गई कैबिनेट में, ताकि जो रायबरेली का क्षेत्र है उसको लेकर के लगातार वहाँ से मैसेज भी लोग कर रहे थे, अफवाहें फैल रही थी कि मनोज पांडे ने सपा छोड़ करके बहुत गलत किया। लेकिन बीजेपी ने एक रणनीति के तहत मनोज पांडे को कैबिनेट में जगह देकर के बड़ी रणनीति बनाई। साथ में 2027 का जो चुनाव है उसकी रणनीति को भी सेट कर दिया कि आखिर 2027 का चुनाव किस तरह से जीता जाएगा, ये भी देखने वाला समय है। जी बिल्कुल पसंद। और आपने जिक्र किया ब्राह्मण समाज को साधने का, तो पिछले दिनों लखनऊ में जो बीजेपी के ब्राह्मण विधायक थे उनकी भी बैठक देखने को मिली, और अभी आपने जो बताया मनोज पांडे को शामिल किया गया है कैबिनेट में, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हम भूपेंद्र चौधरी का भी नाम देख रहे हैं, तो जाट समाज को भी साधने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पर अगर हम विपक्ष की बात करें, जहाँ पर विपक्ष थोड़ी मजबूत स्थिति में है, उसके लिए क्या कुछ रणनीति बनती हुई दिखाई दे रही है?
देखिए, विपक्ष को कहीं ना कहीं अभी अखिलेश यादव ने एक रैली की थी दादरी में, आपको याद होगा, तो कहीं ना कहीं जाट समुदाय की तरफ से वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जाट पूरा समाजवादी पार्टी में जा रहा है, लेकिन वहीं से भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष से चूँकि पहले से थे, उनको मंत्रिमंडल में, कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल करके बीजेपी ने जरूर जाहिर कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो जाट समुदाय थोड़ा सा नाराज लग रहा था उसको साधने की कोशिश की। दूसरी तरफ ब्राह्मण की अगर बात की जाए तो अभी ब्राह्मणों की बैठक हुई थी, उसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ था, लेकिन अब मनोज पांडे को शामिल करके तो बीजेपी लगातार ऐसे चेहरों को मौका दे रही है जो समाज में, जो जिनकी छवि अच्छी हो, जो समाज में बीजेपी के लिए बेहतर कर सके, तो ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। फिलहाल वहीं पर बात की जाए कन्नौज से, तो कन्नौज से कैलाश जी को मौका दिया। अगर बात की जाए बनारस से, वाराणसी से, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हंसराज जी को मौका दे करके तो बीजेपी ने जरूर शामिल किया, बीजेपी ने साबित किया है कि ऐसे चेहरों को हम आगे बढ़ा रहे हैं जो समाज को लेकर के एक साथ। फिलहाल बसंत, आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बने हैं। ये योगी कैबिनेट के नए विस्तार को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए मंत्री शामिल हुए हैं। सुरेंद्र सिंह दिलेर, कैलाश राजपूत को भी फिलहाल मौका मिला है। 6 नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। सोमेंद्र तोमर, अजित पाल बने स्वतंत्र प्रभार मंत्री और कई विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो यूपी में 6 नए मंत्री बने हैं और 2 का प्रमोशन यहां पर हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की टीम कहीं ना कहीं अब तैयार हो चुकी है और 6 नए चेहरों को योगी कैबिनेट में जगह मिली है। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बने हैं और स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी यहां पर बनाए गए हैं। सुरेंद्र सिंह दिलेर, कैलाश राजपूत को भी मौका मिला है। अब आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लिए कितनी मजबूत यहां पर ये योगी टीम मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव पर सीधा जातीय समीकरण के हिसाब से साधने की कोशिश की गई है और यूपी में 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। तो सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता का बसंत, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे भी सामने आ रहे थे जब शुरू में संभावित लिस्ट सामने आई थी, कई लोगों के नाम सामने आए थे। तो क्या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ विधायक मलाल कर रहे हों कि हमें भी कैबिनेट में शामिल किया जाना था लेकिन हमें मौका नहीं मिल पाया? विधायकों में तो पूजा पाल का नाम सामने आ रहा था, वहीं पर कई ऐसे बीजेपी के जो विधायक थे उनका नाम आ रहा था जो उनका नाम आ रहा था, जो है उसमें से रोमी साहनी हो, चाहे आपके जो 2-3 ऐसे भी नाम थे जिनको लेकर के काफ़ी चर्चा थी, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है और ऐसे लोगों को कैबिनेट में शामिल किया है जिनसे समाज में उनकी छवि कैसी, समाज में अगर उनका वोट बैंक कितना है, उसी को लेकर के उनको आगे बढ़ाया जाए। चूँकि अगर बात की जाए पूजा पाल की, तो पूजा पाल की जगह आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो शामिल किए गए हैं, ये आपको बताना चाहूँगा, ये कृष्णा पासवान हो गई, अजित सिंह पाल जो हैं, ये भी पाल बिरादरी से आते हैं। तो इसको लेकर के लगातार बीजेपी रणनीति बना रही थी। अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल पास होना था, ऐसे में बीजेपी ने विपक्ष पर हंगामा करते हुए निशाना भी साधा था कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया, नहीं तो महिला आरक्षण बिल पास हो जाता। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी जगह देते हुए कृष्णा पासवान को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि हम महिलाओं का सम्मान पहले भी करते थे और आगे भी करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो 2027 की जो रणनीति है बहुत साफ है और बीजेपी लगातार रणनीति के तहत ही काम करे ताकि फिर से 27 में सरकार बनाई जा सके। जी, मजबूती फिलहाल जो नए कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। कितनी मजबूत आप फिलहाल इस टीम को देख रहे हैं? जैसे सुन पा रहे हैं आप? हेलो ब्रजेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी?
जी पुष्पेंद्र जी। हाँ, मेरा सवाल ये था क्योंकि अभी योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्री शामिल हुए हैं, उन्होंने शपथ ली है, 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। कितनी मजबूत टीम आप फिलहाल की स्थिति में देख रहे हैं आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए? जो जातीय समीकरण यहाँ पर अपनाया गया है, किस हद तक ये कारगर साबित हो सकता है? देखिए पुष्पेंद्र जी, जो मंत्रिमंडल का विस्तार आज किया गया है, इसकी काफी दिनों से ये संभावना बन रही थी और ये आसार लगाए जा रहे थे कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें एक बहुप्रतीक्षित जो चेहरा था वो भूपेंद्र चौधरी का था। प्रदेश अध्यक्ष रहे थे वो, और उसके बाद ही ये माना जा रहा था कि वेस्टर्न यूपी में खासतौर से जाट समुदाय को तो साधने के लिए भूपेंद्र चौधरी मंत्रिमंडल में आएंगे। वो खासे असरदार नेता माने जाते हैं और उनकी जो बेल्ट है, जो मुरादाबाद रीजन है, बरेली रीजन है, जहां भी जाट बेल्ट है, उसमें उनका खासा असर भी है। और मैं आपको इसमें एक खास बात बता दूं, क्योंकि वेस्टर्न यूपी से अजीत पाल जो त्यागी बिरादरी से आते हैं और सोमेंद्र तोमर जो गुर्जर बिरादरी से आते हैं, और हालांकि वो राज्य मंत्री थे, ऊर्जा राज्य मंत्री थे, लेकिन उनको प्रमोशन दिया गया है। तो क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का आरएलडी के साथ गठबंधन है, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता कि गठबंधन है तो अपनी जो रणनीति है उस पर भी अपना पार्टी काम करती है। तो ये देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी, गुर्जर और जाट जो तीनों को साधने के लिए 27 में, क्योंकि जिस तरीके से जयंत चौधरी एक्टिव है, उनकी पूरी टीम एक्टिव है, तो बीजेपी भी अपना कोई भी ऐसा चाल बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती ताकि कहीं आगे जाके इसका नुकसान उठाना पड़े। इसी वजह से उन्होंने भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। अभी देखना है उन्हें विभाग कौन सा मिलता है, और सोमेंद्र तोमर का भी प्रमोशन हुआ है। और इसी तरह मैं बता दूं, सुरेंद्र दिलेर जो अलीगढ़ से आते हैं, उन तीसरी पीढ़ी है उनकी। किशन लाल दिलेर जो असरदार जो दलित नेता हुआ करते थे, उनको देके मंत्री पद देके ये पूरी तरह से, जहां आप देख मनोज पांडे जो बागी सपा से आए हैं उनको लिया गया है, तो कृष्णा जी को लिया गया है। तो ये पूरी तरह से जो सपा का पीडीए का फॉर्मूला है उसको बैलेंस करने के लिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार आज देखा जा रहा है। और जिस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी खासी मजबूत थी, और इधर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो समाजवादी पार्टी ने कई जो संसद की लोकसभा की सीट पर कब्जा किया था, और 27 के चुनाव में उसका असर कम करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश से भूपेंद्र चौधरी, अजीत पाल सिंह, उनके पिता राजपाल सिंह खासे असरदार और प्रभावशाली और बाहुबली माना जाता था उनको। मुरादनगर और एनसीआर क्षेत्र में जो त्यागी बाहुल क्षेत्र है, इस पूरे को बैलेंस करने के लिए, किसमें प्रभाव बढ़ाने के लिए और एक्टिव होने के लिए जो तीनों ही नेता हैं, जो वेस्टर्न यूपी में सोमेंद्र तोमर मानिए आप, अजीत पाल मानिए, और भूपेंद्र चौधरी का तो कार्यकाल सबने देखा ही है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तो ये काफी असरदार और एक्टिव और एनर्जी भी है। तो 27 के चुनाव को देखते हुए ये सारी जो आज का मंत्रिमंडल का विस्तार ये खास माना जा रहा है। ये पुष्पेंद्र नहीं, बिल्कुल सर, अगर हम पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ कहाँ पर आपको लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर स्थिति में चल रही है? क्योंकि अभी जो शपथ ग्रहण हुआ है उसमें वेस्टर्न यूपी से भूपेंद्र चौधरी, अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर और सुरेंद्र दिलेर ये चेहरे शामिल हुए हैं। तो क्या ये उम्मीद जताई जा रही है कि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी थोड़ी कमजोर चल रही है, जो ज्यादा चेहरों को जगह दी गई है? देखिए, अगर आप 2024 के लोकसभा के चुनाव पर नजर डालें, क्योंकि जो उसमें नजर डाले, सहारनपुर की सीट कांग्रेस के पास गई, मुजफ्फरनगर की जहां संजीव बालियान मजबूत कद्दावर जाट नेता थे, उन्हें सपा के टिकट पर हरिंदर मलिक जो भी जाट नेता हैं उन्होंने हराया। और मेरठ की सीट पर मार्जिनल जो इतनी बड़ी छवि थी यहाँ पर अरुण गोविल की, उसकी छवि को भी देखते हुए मार्जिनल वोट से 4 या 5 हजार वोट से अरुण गोविल जीते थे, वो भी सपा के कैंडिडेट से जीते थे। और बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल के और बागपत में योग, क्योंकि इनकी कर्म भूमि थी, इधर राजकुमार सांगवान जी थे और इधर जो बिजनौर में भी आरएलडी कैंडिडेट जीते थे जो गुर्जर बिरादरी थे। तो
अगर यहाँ की जो वोटों की राजनीति और जातिगत राजनीति देखें पुष्पेन, तो ये साफ जाहिर था कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का थोड़ा ज्यादा दबदबा बनना था। तो 27 के चुनाव में इस पूरी चीज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर चुनावी जो रणनीति है, जो चुनावी जो बिसात है, अगर उसमें कहीं हेरफेर होता है, बाजीवेर आरएलडी के साथ किसी तरह से गठबंधन टूटता है, अगर ऐसे आसार बनते हैं, तो बीजेपी बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहेगी कि उनका जो उनकी जो वोट बैंक है वो कमजोर हो और दूसरी पार्टी उसका फायदा उठा सके। यही वजह रही कि सोमेंद्र तोमर जो अकेले यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गुजर जो मंत्री थे, 2 बार के विधायक हैं, उनको प्रमोशन दिया गया है ताकि गुजर बिरादरी में भूपेंद्र चौधरी को, जाट बिरादरी में, और जो राजपाल त्यागी के बेटे हैं अजीत पाल, उनको त्यागी बिरादरी में करके वेस्टर्न यूपी पे एक तरीके से पूरा प्रभाव देखा जाए, यही माना जा रहा है। जी, अगर सर हम पूर्वी यूपी की बात करें तो 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव हुए, और लोकसभा में जो पूर्वी यूपी में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, क्या उसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? और उसी को लेकर अभी से पूर्वी यूपी में अच्छी रणनीति बनाने की जरूरत है बीजेपी को? जी बिल्कुल, क्योंकि 27 का चुनाव जिस तरीके से बीजेपी ने पश्चिमी बंगाल आप ले लीजिए, इतना अच्छा प्रदर्शन किया, आसाम में बिल्कुल एक तरीके से कांग्रेस को खत्म कर दिया, उसका सुपड़ा साफ कर दिया, और अब पंजाब के चुनाव को लेके भी है, तो वो हालांकि यूपी में योगी आदित्यनाथ को कमजोर नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि यूपी की जो राजनीति है वो देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने में सक्षम है, तो यूपी में बिल्कुल बीजेपी चांस नहीं लेना चाहेगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ी लोकसभा में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी में यूपी में समाजवादी पार्टी 37 सीटें लेके आई थी, तो एक और कई सीटों पर मार्जिनल वोट से बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे। तो ये और जिस तरीके से तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, किसानों का मुद्दा है और युवाओं का मुद्दा है, और खास तौर से जो वोट बैंक की राजनीति होती है पुष्पेन, वो भले ही तमाम मुद्दे हों, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जाके जातिगत राजनीति पर आकर टिक जाती है वोट बैंक। तो उसको देखते हुए जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश से मनोज पांडे कद्दावर नेता थे, बागी नेता थे सपा के, उनको दिया, उनको एक इनाम के तौर पर मंत्री पद दिया है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर है, और ये जो इनकी एकता दल की पटेल है, ये हालांकि बीजेपी के सहयोगी हैं, लेकिन बीजेपी पीडीए पिछला दलित और अल्पसंख्यक हालांकि बीजेपी का वोट बैंक नहीं माना जाता, लेकिन जो अन्य जाति है पूर्वी उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड क्लास, जो लोअर बैकवर्ड क्लास है, उसकी अगर जातिगत समीकरण देखे जाए तो वो एक तरीके से जीत का मूल मंत्र माना जाता है, उसको साधने की सबसे बड़ी बात है। वेस्टर्न यूपी में अगर आप अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट बैंक को छोड़ दें तो जाट, गुजर, त्यागी, वो इस तरीके से, और जो बैकवर्ड क्लास का जो अन्य बैकवर्ड है वो बीजेपी का ही वोटर माना जाता है। दलित वोट बैंक को अगर आप मान लें मायावती या बसपा में जा सकता है, लेकिन जो बैकवर्ड है और ये जो 3-4 जातियां हैं जो मैंने आपको बताई, अगर इनका वोट एक तरफ अगर बीजेपी को मिलता है तो वो उसकी जीत का मूल मंत्र होगा, और वो एक मार्जिनल नहीं, एक बड़ा अंतर बन जाता है। और विधानसभा चुनाव में पुष्पेंद्र मैं आपको बता दूं कि 5 या 10 हजार वोट का जो वो होता है अंतर, वो बड़ा अंतर हो जाता है, और बहुत ही कांटे के चक्कर में इस तरह का जो वोट है, जो जिस तरह के वोटों पर अब राजनीति शुरू हुई है, अगर इस तरह का वोट बैंक किसी पार्टी के पक्ष में जाता है तो वो उसके लिए जीत का एक बहुत बड़ा कारण भी बनता है। जी पुष्पेंद्र। बिल्कुल सर, और अभी पिछले दिनों महिला आरक्षण को लेकर काफी चर्चाएं देश में चली, बहस भी हुई, उस पर चर्चा भी हुई, और अब योगी कैबिनेट में एक महिला विधायक कृष्णा पासवान को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। ये जो महिला आरक्षण को
को लेकर या महिला सशक्तिकरण को लेकर सीएम योगी हमेशा बात करते रहते हैं। क्या एक ये भी जो पॉइंट है वो यहाँ पर दिखाई दे सकता है विधानसभा चुनाव में? देखिए, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हम देखें, इसके मद्देनजर हम लोग बात कर रहे हैं, वो कृष्णा पासवान एक दलित बिरादरी से आती है, महिला भी हैं। तो इसमें योगी सरकार ने, खासतौर से बीजेपी ने, एक तीर से दो शिकार करने का प्रयास किया है। एक तरफ तो महिला को प्रमोशन, महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिला को मंत्री बनाकर एक मैसेज दिया है कि महिलाओं का जो आरक्षण का मामला चल रहा है उसमें महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। और दूसरी तरफ वो दलित महिला भी है और काफी असरदार और प्रभावशाली भी है। तो उससे देखते हुए एक, क्योंकि सबसे बड़ी जो बीजेपी की अगले जो 27 के चुनाव होंगे उसमें सबसे बड़ी निगाह जो होगी उसकी दलित वोट बैंक पर होगी, क्योंकि वो धीरे धीरे शिफ्ट, मायावती क्योंकि इतनी एक्टिव नहीं है, बसपा इतनी एक्टिव नहीं है, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। और पिछले लोकसभा चुनाव देखें या विधानसभा चुनाव देखें तो बीएसपी का जो था प्रदर्शन बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं रहा। तो कृष्णा पासवान हो, किशन लाल दिलेर के पौत्र सुरेंद्र दिलेर हो, और इन लोगों को प्रमोशन देके एक तरीके से मैसेज दिया है कि बीजेपी ही एक तरह से दलित हितैषी पार्टी है और वही उनको पूरा सम्मान दे सकती है। जी पुष्पेन। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी से केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, आज योगी कैबिनेट में 6 और नए चेहरे शामिल हो चुके हैं, क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है? कितनी मजबूती आप मान रहे हैं? दूसरी तरफ जो विपक्ष है उनकी भी बयानबाजी पिछले दिनों से काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव तंज कसने से लगे हुए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को उसी ईवीएम से हरा कर दिखाएंगे जिस ईवीएम का जो विलाप है वो हमेशा हर कोई पार्टी करती रहती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक ईवीएम की बात है, इसी ईवीएम से 2012 में श्री अखिलेश यादव जी जीत करके चुनाव आए थे, और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी उनको सीटों में बड़ी बढ़त मिली है। लेकिन उसके बाद भी ईवीएम का रोना हमेशा से समाजवादी पार्टी रोती है। दूसरी तरफ ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका सम्मान का जो मॉडल है उसी के अंतर्गत लगातार काम हो रहा है। और जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है इसमें आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का जो फार्मूला है उसके अंतर्गत जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तब उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया। अभी क्या है कि अभी जब उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है तो उनको दोबारा कैबिनेट में जगह भी दी है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जहां तक बात आ रही पश्चिम को लेकर के या अन्य चीजों को लेकर, उसके साथ साथ आप ये देखिए 6 मंत्रियों में से अगर एक मंत्री महिला है तो आप देखिए कि परसेंटेज के हिसाब से एक बड़ा परसेंटेज आप देखिए कि अगर एक महिला 6 मंत्रियों में बनाई जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं का, दलितों का, सबका सम्मान करती आई है। अब इसमें कृष्णा पासवान जी को भी इसमें मंत्री बनाया गया है। इसके पहले भी कई मंत्री हमारे यहाँ पहले से हैं, महिला मंत्री हैं। तो ऐसे में आप ये देखिए कि जहाँ पर अन्य दल सदन के अंदर केवल और केवल जो परसेंटेज है कि महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए तो उसका विरोध करते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का पूरा सम्मान है। महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए सीटें भी दी जाती हैं, साथ ही आप चुन करके आती हैं तो उनको मंत्री भी बनाया जाता है। बाकी जगहों पे आप देखिए 2 दर्जे का इनको समझा जाता है। और इस आधी आबादी का जो अपमान किया है इसका परिणाम भी जो आप देखिए वेस्ट बंगाल का चुनाव था, आसाम का चुनाव था, इसमें सब जगह पे देखने को मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी 27 को चुनाव को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी का जरूर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के क्रियाकलाप क्या रहे तो जनता ने उनको लगातार नकारा है। ये दिल्ली में गए, चुनाव लड़ा रहे थे आम आदमी पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी, वहां भी जनता ने खारिज कर दिया। वेस्ट बंगाल में ममता जी को लड़ा रहे थे, वहां पे भी जनता ने इनको खारिज कर दिया। ये बिहार में गए थे प्रचार करने, जहां जहां इन्होंने प्रचार किया सारी सीटें विपक्ष हार गया। तो ये अखिलेश यादव जी तो मदद करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जहां जहां प्रचार करते हैं सीटें उनकी हारना तय, भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीतना तय।
नहीं जैन साहब, ठीक है कि वो अगर किसी के लिए प्रचार करते हैं अखिलेश यादव तो वो पार्टी हार जाती है। आप उदाहरण मेरे हिसाब से बंगाल का देना चाहते होंगे या फिर दिल्ली का देना चाहते होंगे या महाराष्ट्र का देना चाहते होंगे। लेकिन अगर हम जैन साहब यूपी की बात करें, यूपी में जो स्थिति लोकसभा चुनाव में खासकर पूर्वी यूपी में भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिली, वहां पर जो संकट अटका हुआ है, आप उससे कैसे उभरेंगे? जो क्षेत्रीय दल है, अगर हम निषाद पार्टी की बात करें, हम ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा की बात करें, हम अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल की बात करें, तो ओम प्रकाश भी कहीं ना कहीं उनकी खबरें भी बीच बीच में आ जाती हैं, नाराजगी उनकी भी देखने को मिल जाती है। कैबिनेट विस्तार तो एक हद तक ठीक है, जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर जो क्षेत्रीय दल है उनकी नाराजगी सामने आए तो क्या किया जाएगा? नहीं, देखिए कोई नाराजगी नहीं है क्षेत्रीय दलों की। और क्षेत्रीय दलों को बढ़ाया किसने? क्षेत्रीय दलों को बढ़ाने का काम हमने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप इसके पहले देखिए, जब राजभर जी समाजवादी पार्टी में गए तो राजभर जी का किस तरीके से अपमान हुआ। कहा गया, श्री शिवपाल जी ने कहा कि भाई ये तो बहुत छोटा दल है, 2 4 5 विधायकों वाली पार्टी है। एक तरफ उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ उनको बात दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, आपके दरवाजा खुला हुआ है। तो यूज एंड थ्रो की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोटा बड़ा नहीं देखती है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सम्मान और सबका विकास, इस पे काम करती है। अगर भले ही छोटे दल है, बड़े दल है, तो कहते थे कि भाई ये इनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए वो भी मंत्री बनाए गए। और जहां तक निषाद पार्टी की बात है, तो निषाद जी को भी वहां पे मंत्री बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि समाजवादी पार्टी हमेशा अपमानित करती रही। तो ये डिफरेंस है दोनों पार्टियों में। जी ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि जैसा अभी क्षेत्रीय दलों को लेकर बात चल रही थी, उनका कितना प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिल सकता है, या फिर अब से पहले कितना प्रभाव देखने को मिला है, और क्या यह आका जाए कि समाजवादी पार्टी उस मजबूत स्थिति में नहीं है बीजेपी को टक्कर दे पाए? क्योंकि अखिलेश यादव की अगर हम बयानबाजी देखें तो वो लगातार कहते भी रहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को उसी के पैतरे से मात देकर दिखाएंगे, हम ईवीएम से ही हरा कर दिखाएंगे। क्या कुछ आपको लग रहा है? देखिए पुष्पेंद्र जी, जहाँ तक क्षेत्रीय दलों का सवाल है, अगर आप पूरे अतीत, राजनीति के अतीत पर नजर डालें तो क्षेत्रीय दलों का जो रुख होता है हमेशा सत्ता की तरफ होता है, क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व का सवाल होता है कि अगर वो सत्ता के पास नहीं होंगे या सत्ता से समझौता नहीं करेंगे तो उनके लिए नुकसानदायक होता है। क्योंकि अगले 5 साल किस तरह से वो अपनी रणनीति बनाएंगे, किस तरह से प्रचार प्रसार करेंगे, तमाम चीजें। और आज की राजनीति तो आप समझ गए, इतनी महंगी। पहले होता था अकेला जो प्रत्याशी होता था वो पैदल घूम घूम कर भी अपना प्रचार करता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। और अब दूसरी जी हेलो, धन्यवाद ब्रजेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आकाश राय जी भी जुड़े हैं। आकाश जी, आज योगी कैबिनेट में नए मंत्रियों ने शपथ ली है, और अगर 2027 की हम योगी टीम को देखें तो कहीं ना कहीं वो मजबूती भी दिखाई दे रही है, जातीय समीकरण साधने की कोशिश भी की गई है। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं आकाश जी? आकाश जी सुन पा रहे हैं आप? हुआ है और बहुत अपेक्षित था, बहुत दिनों से लोग भी इंतजार कर रहे थे। मीडिया में तरह तरह की कयासबाजी, तरह तरह की चर्चाएं होती थी कि अब होने वाला है, होने वाला है। संभवतः आज इससे उसका पटाक्षेप हो गया। आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और सारे वर्गों को इस प्रकार से अवसर दिया गया इस विस्तार में, अद्भुत है। निश्चित तौर पे ये सारे लोग मिलके 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जो भी टाइम इनको मिलेगा उस पूरे टाइम में ये उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जितना बेहतर कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। और रही बात 2027 के विधानसभा चुनाव की, तो निश्चित तौर पर पुष्पेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनमानस खड़ा है। आम जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में वापस आए और जो डेवलपमेंट की
ट्रेन चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये पूरी रफ्तार के साथ यूं ही दौड़ती रहे, ये उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास है। और हम ऐसा मानते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। नहीं, आपका ये विश्वास है कि 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन जो विपक्ष है, जो अखिलेश यादव हैं, वो लगातार ये कहने से लगे हुए हैं कि अब की बार यूपी से भारतीय जनता पार्टी गायब हो जाएगी। नहीं, ठीक बात है, विपक्ष में है, उनको कहने का अधिकार है, कहना चाहिए, लेकिन उनको पर्यटन से फुर्सत कहाँ मिलती है। कभी पश्चिम बंगाल, तो कभी तमिलनाडु, तो कभी दिल्ली, तो कभी हरियाणा, और ऐसी स्थिति रही अखिलेश यादव जी की, जहां जहां ये प्रचार करने गए या जिन जिन के पक्ष में इन्होंने सोशल मीडिया पे भी लिख दिया, वो सारे लोग चुनाव हार गए। आजकल तो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है इनके बारे में, जिसको मैं कहना नहीं चाहता हूँ चैनल पे, कि उस प्रकार की शब्दावली का लोग प्रयोग कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे हैं कि जहां जाते हैं उनकी नैया डुबो देते हैं। तो इनके कहने न कहने से उत्तर प्रदेश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश की जनता ने फुल फ्लेज की गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी को दी थी, और अखिलेश यादव उसके मुखिया थे। इन्होंने अपने 5 साल में क्या किया? काम की जगह कारनामे किए गए। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को दंगे में झोंकने का काम किया इन लोगों ने। पूरे माफियावाद चरम पे था उत्तर प्रदेश में। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का एक सिस्टम इन लोगों ने लागू करके रखा था। इनकी सारी हकीकत उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। मैंने कहा ना कि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, और जनता उसके एवज में बार बार हमको चुन रही है, क्योंकि उनके पता है कि उनके लिए बेहतर क्या है। नहीं आकाश जी, क्या लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट निकलकर सामने आया, खासकर यूपी में जो देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, क्या वो डर भी अभी 2027 के चुनाव में रहेगा? उसको लेकर रणनीति बनाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है लोकसभा का विधानसभा के चुनावों पर। नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 365 दिन काम करती है, और हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करते हैं, और चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ मुद्दों को उठाएं, हम ऐसा नहीं करते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों की सोच है, इनकी अवधारणा है। इनको यही नहीं समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों को उठाया जाए। इनके पास न तो कोई नीति है, न कोई नीयत है, सिर्फ हो हल्ला करना है। और पुष्पेंद्र जी, जो आप बात कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें थोड़ी कम हुई, निश्चित तौर पे, लेकिन कमोबेश यही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी थी। वहां पे भी टीएमसी ने हमसे ज्यादा सांसद उनके जीते थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या नतीजे आए ये पूरा देश देख रहा है। इसलिए ये कोई भ्रम में न रहे, 2024 के चुनाव में इन लोगों ने एक अफवाह फैलाई संविधान वाली, और वो अफवाह कहीं ना कहीं काम कर गई, जिसकी वजह से इनकी कुछ सीटें जरूर बढ़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनकी असलियत जान चुकी है, इनकी हकीकत जान चुकी है। और आने वाले चुनाव में पुष्पेंद्र जी, मेरी बातें आप रिकॉर्ड तो हो ही रही है, बिल्कुल बिल्कुल, जब नतीजे आएंगे तो फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 100 का आंकड़ा भी इस बार पार नहीं कर पाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना के रखा है कि इस बार इनका पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर देंगे। ठीक है आकाश जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से बसंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बसंत, आपको क्या कुछ लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? क्योंकि दोनों ही तरफ से, समाजवादी पार्टी की बात करें, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बयानबाजी का दौर भी लगातार चलता रहता है। दूसरी तरफ पोस्टर वॉर जो है वो भी लगातार देखने को मिलता रहता है। लखनऊ में तो खासकर कभी अखिलेश यादव के पोस्टर लग जाते हैं, कभी योगी जी के पोस्टर लग जाते हैं, लेकिन असल में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? क्योंकि अभी लोकसभा चुनावों का भी जिक्र हो रहा था, पूर्वांचल की बात हो रही थी। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा रैलियां की थी, उसके बावजूद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को घाटा हुआ। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए योगी जी की टीम तैयार हो चुकी है। किस तरीके से पूर्वांचल में वो कामयाबी मिल सकती है, क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है?
देखिए बिल्कुल 2027 के चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो आज मंत्रिमंडल विस्तार किया है उसमें चाहे आप बात करिए ब्राह्मण समाज चूँकि नाराज है तो पांडे को कैबिनेट में शामिल किया। अगर बात की जाए आपके तमाम सारी जातियां हैं, चाहे एससी हो, कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बार फिर से तमाम सारी जो भी जातियां हैं, चाहे एससी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे ब्राह्मण समाज, चाहे जाट समाज हो, तो सबको ले करके एक साथ जो मंत्रिमंडल सबको शामिल किया। तो कहीं ना कहीं साफ संदेश है कि 27 में फिर से योगी सरकार कहीं ना कहीं फिर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। अगर बात की जाए विपक्ष की तो लगातार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार पर हमलावर होते हुए आए हैं कि लगातार उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ बीजेपी ने कहने का काम किया, बाकी कोई धरातल पर काम नहीं किया। जो भी काम हुए सब भ्रष्टाचार के काम हुए। तो तमाम सारे मुद्दों को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव हैं बीजेपी को घेरने का काम करते हैं। लेकिन आज वहीं पर अगर बात की जाए 80 से तो कृष्णा पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल करके बीजेपी ने साफ जाहिर कर दिया है। क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा में एक बिल पास होना था महिला आरक्षण को लेकर के, नहीं पास हुआ था। तो ये भी इस बड़ा मुद्दा उठेगा कि हमने देखो महिलाओं का सम्मान करते हुए यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार किया तो हमने महिला को जगह दी। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की रणनीति है और रणनीति के तहत 2027 का जो चुनाव होगा वो देखने वाला जरूर होगा और बेहतर होगा। बीजेपी चाहेगी कि फिर से वो यूपी में सरकार बनाए। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष की तरफ से लगातार अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो उनका पीडीए का नारा है, पीडीए का नारा जो है उसको भी चाहते हैं कि और बुलंद करके जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है उसको अपने पाले में किया जाए। उसको लेकर के लगातार अखिलेश यादव अपने समर्थकों से बैठकें कर रहे थे। लेकिन आज यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार करके योगी सरकार ने जरूर साबित कर दिया कि 27 में वो बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेगी, फिर से सरकार बनाएगी। जी बिल्कुल बसंत। और दूसरा जिस तरीके से बयानबाजी चलती रहती है, क्योंकि अखिलेश यादव डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हमेशा हमलावर रहते हैं और आपने देखा भी होगा केशव प्रसाद मौर्य कई बार ये बयान दे चुके हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं, वो समाप्तवादी पार्टी है, जल्दी समाप्त हो जाएगी। ऐसे बयानों का जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए बिल्कुल अगर बयानबाजों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस समय बीजेपी ने जब से बंगाल जीता है तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बीच में उत्तर प्रदेश में जो पार्टी के कार्यकर्ता थे नाराज चल रहे थे कि जो कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही कहीं ना कहीं। लेकिन बंगाल चुनाव जीतने के बाद से फिर से बीजेपी ने साबित कर दिया कि यूपी में उनकी सरकार ही बनेगी। उसी को लेकर के और साथ में अभी योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश भी किया है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी सुनवाई हो, अधिकारी उनको ध्यान से सुने, उनकी समस्याओं को समझे। तो कहीं ना कहीं ये जो रणनीति के तहत आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है तो इसको लेकर के लगातार चूँकि एससी बिरादरी से कृष्णा पासवान आती हैं, जो पूजा पाल की बात चल रही थी कि पूजा पाल को शामिल किया जाए, लेकिन अजित पाल को शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जो रणनीति बिछाई गई है, जो विसात बिछाई गई, तो 27 में जरूर उनको देखने को मिलेगी कि फिर से उनकी सरकार 27 में बनती नजर आएगी। जो कार्यकर्ता नाराज था वो एक बार फिर से खुश होता नजर हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल बसंत। आकाश जी, क्योंकि 27 की तैयारी हो चुकी है, दूसरा अभी आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। सवाल थोड़ा हटकर है लेकिन पूछना लाजमी है, क्योंकि अभी बंगाल में शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं और वो कहीं ना कहीं योगी जी से प्रेरित हैं और उन्होंने एक बयान दिया था जल्दी में कि अब सबका साथ सबका विकास छोड़ो, अब बयान ये करो कि जो हमारे साथ हम उसके साथ। यूपी में तो देखने को नहीं मिलेगा ऐसा। नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल में जो शुभेंदु जी का जो बयान, जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बयान सीधा और स्पष्ट है। वो घुसपैठियों को लेकर ये बात कही गई कि जो घुसपैठिए यहाँ पे नागरिक बन के यहाँ वोटिंग अधिकार लेना चाहते हैं, यहाँ की जमीनों पे कब्जा करना चाहते हैं, हम उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति, जैसे आसाम में हेमंता जी की हमेशा बार बार बात होती है, उन्होंने बार बार ये कहा कि हम जब भी कहते हैं तो जो बांग्लादेशी मुसलमान है, जो घुसपैठिए हैं, हम उनकी बात करते हैं। हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जानते हैं पुष्पेंद्र जी, हम तो ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर एक व्यक्ति हिंदू है। तो जो बाहर के लोग हैं, जो घुसपैठ करने वाले लोग हैं, उनसे दूरी बनाने की बात कही गई थी। और उत्तर प्रदेश में जहां तक आप ये सवाल पूछते योगी जी को लेके, तो योगी जी ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि हमें किसी जाति, पंथ, मजहब से कोई समस्या नहीं है। जो भारत का होके भारत का रहना चाहता है, हम सबका स्वागत करेंगे, उन सबका सम्मान करेंगे। लेकिन भारत में रह के जो भारत विरोधी बातें करेगा, उनको सबक सिखाने का काम
चलिए ठीक है, ठीक है आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन योगी कैबिनेट में 6 नए चेहरे शामिल हो चुके हैं, 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है और अब 2027 विधानसभा चुनाव के लिए जो योगी जी की टीम है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या 2027 में एक मजबूत टीम भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला पाएगी या फिर थोड़ा सा नुकसान होगा, क्या कुछ होगा वो 2027 में देखा जाएगा। लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।